हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इज ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंसेस टू वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। यानी कि आपका जो कूलम्ब्स लॉ है वो ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और जो इसकी रेंज है 10⁻⁻15 मीटर से लेके इनफाइनाइट तक, यानी कि ये आपका चार्ज न्यूक्लियस रेंज में भी वर्क करता है और इनफाइनाइट रेंज में भी वर्क करेगा। It means it not only gives us the force acting between charged bodies, but also helps in explaining the forces which binds electrons with nucleus in an atom. चलिए इस चीज़ को समझते हैं। सपोज आपके पास कोई एटम है। एटम में आपका पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। तो देखना, सपोज जो आपका एटम है इसके सेंटर में, आप न्यूक्लियस में पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर सकते हो, और ये इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इन दोनों के बिटवीन क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करेगा। वो कौन सा होगा? कूलम्ब्स फोर्स। बट ये फोर्स कैसे होगा? न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये फोर्स होगा आपका अट्रैक्शन का, यानी कि ये बाइंड करेगा इलेक्ट्रॉन को। एक और केस, सपोज ये आपका कोई एटम है और ये इसके न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो जो आपका किसी भी एटम का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस क्या होगा? बहुत सारे न्यूक्लियन से मिलकर बना होगा। न्यूक्लियन मीन्स बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बने होंगे आपके। तो जब बहुत सारे इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियन होंगे, तो उनमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सपोज ये आपके दो पेयर्स हो गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इन दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन में भी क्या होगा? आपस में रिपल्सिव होगा। दैट मीन्स सेम चार्जेस हैं आपके, तो सेम चार्जेस पे क्या होंगे? रिपल्सन होगा। अगर आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो आपने क्लास 11th में बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे। उनमें से एक फोर्स था आपका न्यूक्लियर फोर्स, जो कि क्या था? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स था। वो भी आपके न्यूक्लियस में वर्क करता है, जो कि आपस में न्यूक्लियंस को क्या करता है? बाइंड करके रखता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका कूलम्ब फोर्स भी एक्ट कर रहा है और न्यूक्लियर फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो देखो, अगर आपके यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इन दोनों को तो रिपेल करना चाहिए था। दैट मीन्स आपका न्यूक्लियस क्या होना चाहिए? अनस्टेबल होना चाहिए था। बट इन केस ऑफ कूलम्ब फोर्स, ये क्या है? आपका वीकेस्ट फोर्स है। इस केस में आप कूलम्ब फोर्स यानी कूलम्ब रिपल्सन की वैल्यू को क्या करते हो? नेग्लेक्ट। बट आप इसको बिल्कुल भी नेग्लेजिबल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स नहीं होता न्यूक्लियस में, तो आपके जो हैवी न्यूक्लियस हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं हो सकते थे। दैट मीन्स उनका डिके नहीं हो सकता था। दैट मीन्स आपके हैवी न्यूक्लियस क्या होते? रेडियो एक्टिव नहीं होते। और यूरेनियम से आगे जितने भी आपके अनस्टेबल एलिमेंट है, वो सारे क्या होते? स्टेबल होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, force acting between two charges is a central force which acts along the line joining the two charges. That means जो आपका कूलम्ब फोर्स है, ये क्या है? एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मीन्स ये आपके सेंटर टू सेंटर वर्क करेगा। सपोज ये आपके चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो ये सेंटर Q1 का जो सेंटर होगा और Q2 का जो सेंटर होगा, इन दोनों के बीच में क्या करेगा? एक्ट करेगा इस वाले डिस्टेंस के अलोंग, यानी कि आपका क्या है? सेंट्रल फोर्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द फोर्स between two charges is not changed by the presence of other charges. That means आपके पास कोई दो चार्जेस है, उनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी जब आप क्या करोगे? कोई थर्ड चार्ज उसमें प्लेस्ड करवाते हो। सपोज ये आपका Q1 चार्ज और ये आपका Q2 चार्ज, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन था R। दैट मीन्स यहाँ से ये दोनों में जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। कब? जब आप एक थर्ड चार्ज यहाँ पे पुट कर दो, तो ये इनिशियली जो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स था उसकी वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि वो चेंज नहीं होगी। सपोज आप यहाँ पे Q4 भी रख दो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज रख दो, तब भी ये वाली वैल्यू क्या होगी? सेम होगी आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एज वी नो कूलम्ब्स लॉ इज ट्रू फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, नॉट फॉर continuous charges, and this law is applicable for charges at rest and not for charges in motion. Reason is charges at rest produce electric field only.
and moving charges produces both electric field and magnetic field. Now come to the next topic, Coulomb's law in vector form. As we know, force is a vector. It is better to write Coulomb's law in vector form. Suppose Q1 and Q2 are 2 point charges of same sign, and the separation between Q1 and Q2 is R, and the unit vector of Q1 is R21 and the unit vector of Q2 is R12. अगर आपको कोई भी क्वांटिटी उसको वेक्टर शो करना है तो आप सिंपल क्या कर देते हो, उसका डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो। डायरेक्शन से क्या हो जाती है, आपकी कोई भी क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है। तो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इनटू डायरेक्शन। सपोज आपके पास कोई फोर्स वेक्टर है तो ये सिंपल से क्या हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप यानी कि यूनिट वेक्टर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर एक हो गया आपका R12, दूसरा हो गया R21। सपोज ये आपका Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, सेम साइन के चार्जेस है आपके, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव जो भी है। फर्स्ट केस आपका पॉजिटिव है। अगर आपका ये Q1 चार्ज है तो ये Q2 चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और Q2 चार्ज Q1 को क्या करेगा, इस वाली डायरेक्शन रिपेल करेगा। नाउ वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस for force on one due to second charge, that is equal to, according to Coulomb's law, K Q1 Q2 divided by a unit vector R21 square into unit vector means direction R21 cap. Clear? And we know the unit vector. How to write unit vector? R21 cap is equal to vector of R21 divided by mod of R21. That means force on 1 due to 2 is equal to K Q1 Q2 divided by R21 square into R21 cap is equal to vector R21 divided by mod of R21, that is equal to K Q1 Q2 divided by R21 का square into 1, that means 3 into R21। ये आपकी ऑलरेडी 2 की पावर थी और एक पावर ही होगी, तो ये पावर होगी आपकी 3। सेम आप कैलकुलेट करोगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर इंटू यूनिट वैक्टर R12 कैप। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे अप्लाई करोगे यूनिट वैक्टर को, सिंपल फॉर्म में लिखोगे K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का कैप यानी कि R12 वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ R12। तो R12 स्क्वायर इंटू ये कैप की जगह पे आप लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12 मॉड। यहाँ से सेम आपकी फॉर्म बनेगी, स्क्वायर एक स्क्वायर ही हो गया, एक पावर यहाँ पे होगी, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का क्यूब इंटू वैक्टर R12। ये आपकी सेकंड इक्वेशन और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनी थी, फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन थी आपकी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। तो ये आपकी दो इक्वेशनें फॉर्म हुई थी। अगर आपके फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है तो इनके यूनिट वेक्टर भी क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। इफ R21 इज इक्वल टू R12 पोजीशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू R, दैट मीन्स आप अगर पोजीशन वेक्टर निकालो 2 1 का तो ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, और सेम ऐसे आप R12 का पोजीशन वेक्टर यानी कि R2 माइनस R1, जैसे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो R1 माइनस R2
इज इक्वल टू, दोनों को आप इक्वल कर सकते हो, R2 माइनस R1, दैट इज इक्वल टू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन, R2 माइनस R1 माइनस R2। दैट मीन्स यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ये क्या हो रहे हैं, ओनली अपोजिट हो रहे हैं। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, ओनली नेगेटिव डायरेक्शन का। तो आप सिंपली ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यानी कि F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू R21, और सेम ऐसे ही आपका F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू R12, क्योंकि आपकी सेम वैल्यू है। दैट मीन्स यहाँ से आपका एक कंक्लूजन निकला कि जो आपका R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12, और यही आपका वेक्टर फॉर्म भी हो जाएगी, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन ड्यू टू 1, यानी कि यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट कर रहा है आपकी डायरेक्शन, और यही आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ भी है, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि जो आपका Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसके अगेन अपोजिट डायरेक्शन में कौन एक्ट करेगा, Q1 फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन Q2। From this conclusion we can say that the force exerted by the two charges on each other are equal and opposite, which is Newton's third law. And second is the forces F12 and F21 act along the line joining the two charges Q1 and Q2. That means these are the central forces.